सुपर आर्यन एपिसोड 11 से लेकर 15 तक। आर्यन ने एक तीर का संधान किया और कुछ मंत्र बोला। वो मंत्र ऊर्जा पाश शक्ति का था। जैसे ही संधान पूरा हुआ, आर्यन ने तीर रोनी की ओर छोड़ दिया। ये देखकर रोनी मुस्कुराया और उसने भी एक तीर संधान करके छोड़ दिया, लेकिन आर्यन की तीर के सामने जाते ही रोनी का तीर नष्ट हो गया, जिसे देखकर रोनी के साथ सभी लोग आश्चर्यचकित हो गया। रोनी सोचा, ये कैसे संभव है, ये कौन सी शक्ति है जिसने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। असल बात ये थी कि रोनी आर्यन की शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाया था और हल्के में ले लिया और ऐसे ही एक शक्ति छोड़ थी। सभी गेस्ट भी ऐसी बातें कर रहे थे कि आर्यन की ये कौन सी शक्ति है जिसके सामने आते ही रोनी की शक्ति नष्ट हो गई। सभी गेस्ट बातें कर ही रहे थे। इसी बीच आर्यन का तीर रोनी से टकरा गया, जिसके कारण तेज रोशनी फैल गई। जैसे ही रोशनी कम हुई, सभी ने देखा कि रोनी एक पाश में बंध चुका था। ये देखकर सभी गेस्ट चौंक गए और सभी एक साथ बोले, अरे ये तो पाश शक्ति है, वो भी इतना शक्तिशाली पाश। अरे भाई, ये लड़का तो बड़ा अजीब है, पाश शक्ति वो भी भूमंडल के क्षेत्र में कैसे। सभी गेस्ट सदमे में थे। इन्हीं सब के बीच रोनी उस पाश से छूटने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आर्यन बोला, रोनी इतनी आसानी से ये पाश नहीं टूटने वाला, कुछ और उपाय लगाओ। आर्यन की बात सुनकर रोनी गुस्से में आर्यन की ओर देखा और बोला, मैं तेरे इस पाश को अभी तोड़ दूंगा, फिर तुम्हें सबक सिखाऊंगा, बस कुछ सेकंड रुक अभी। इतना बोलकर रोनी अपनी ऊर्जा शक्ति से आर्यन के पाश पर हमला करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद वो पाश टूट गया, जिसमें रोनी के 30% शक्ति खत्म हो गई, जिसके कारण रोनी गुस्से में था। रोनी गुस्से में बोला, तूने तो हमला कर दिया, अब मेरी बारी, अब तू मेरे हमले से बच के दिखा तो मानूं। इतना बोल के रोनी एक मंत्र बुदबुदाया, जिसके प्रभाव से एक तीर उसके धनुष पर प्रकट हो गया, जिसे देखकर सभी चौंक गए। चौंकने की बात यह थी कि वो तीर एक सर्प की तरह था, अर्थात वो एक सर्प अस्त्र था, जो एक भयानक शक्ति थी। ये शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती थी। सर्प शक्ति देखकर आर्यन ने कुछ सोचा और मुस्कुराया। एक तरफ आर्यन मुस्कुरा रहा, वहीं दूसरी ओर आर्यन के मॉम डैड, दादाजी और भाई सभी परेशान थे, क्योंकि रोनी का हमला जानलेवा था। ये देख कि रोनी ने जानलेवा हमला किया है, अखिल गुस्से में बोला, रोनी तुम जानलेवा हमला कैसे कर सकते हो? आर्यन, मैं आता हूँ। आर्यन जब ये देखा कि उसका भाई स्टेज पर आ रहा है, तो वो बोला, नहीं भैया, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। अरे भाई, ये आर्यन इस सर्प अस्त्र का सामना कैसे करेगा? लेकिन देखो वो कितना कॉन्फिडेंट है। ऐसी ही बातें सभी गेस्ट की बीच चल रहा था। इन्हीं बातों की बीच सर्प अस्त्र एक सर्प का रूप लेकर आर्यन के समीप पहुंचकर आर्यन के सीने पर हमला कर दिया। उस सर्प का डंक बहुत भयानक था। जैसे ही उस सर्प ने डंक मारा, आर्यन के परिवार के सभी लोग जोर से चिल्लाए। आर्यन और आर्यन की ओर दौड़ने लगे। ये देखकर आर्यन ने अपने हाथों से इशारा करके सभी लोगों को रोका। सभी ने देखा कि आर्यन उन्हें रोक रहा है, तो वे सभी रुक गए और आर्यन की ओर देखने लगे। सभी लोगों ने देखा कि आर्यन का शरीर नीला पड़ने लगा था। आर्यन के शरीर पर जहर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन सबके बीच आर्यन के होठों पर एक मंत्र था, जिसके प्रभाव से कुछ ही समय में जहर का प्रभाव कम होने लगा। ये देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। रोनी भी आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि सर्प अस्त्र रोनी की सबसे भयानक शक्ति में से एक थी। वो प्रभावहीन हो रहा था। कुछ ही समय में जहर का प्रभाव खत्म हो गया। जैसे ही सभी गेस्ट ने देखा कि जहर का प्रभाव खत्म हो गया, तो सभी गेस्ट आपस में बात करने लगे, अरे भाई, ये आर्यन क्या है? इसने तो सर्प अस्त्र को भी प्रभावहीन कर दिया, जो किसी भी भूमंडल के योद्धा के लिए संभव नहीं था। रोनी को सदमे में देख आर्यन रोनी की ओर देखते हुए मुस्कुराया और बोला, थैंक यू रोनी, मुझे जहर की शक्ति देने के लिए। आर्यन की बात सुनकर रोनी गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें कब जहर की शक्ति दी? अरे अभी तो दिया, सर्प अस्त्र के रूप में आर्यन ने जवाब दिया। ये सुनकर कि सर्प अस्त्र के जरिए आर्यन ने जहर की शक्ति प्राप्त कर ली है, सभी आश्चर्यचकित हो गए। तभी एक गेस्ट बोला, ये कैसे संभव है कि कोई इतनी आसानी से शक्ति हासिल कर सकता है? सभी गेस्ट के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आर्यन के पास ऐसी शक्ति कहां से आई, जिसके बारे में किसी ने आज तक सुनी भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए सभी गेस्ट आर्यन को ही देखे जा रहे थे। आर्यन के घरवाले ये सब देखकर खुश थे, वही रोनी बहुत गुस्से में था। रोनी गुस्से में आर्यन को देख ही रहा था, तभी रोनी के कानों में आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने रोनी से कहा, क्या अभी भी लड़ना चाहते हो या हार मानना चाहते हो? कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। आर्यन की बात सुनने के बाद रोनी का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उसी गुस्से में वो बोला, रोनी कभी हार नहीं मानता, मैं तुम्हें हरा दूंगा और फिर देखूंगा क्या तुम्हारे चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान रहती है या नहीं।
इतना बोलने के बाद रोनी ने एक तीर में ऊर्जा शक्ति एकत्रित की और आर्यन पर छोड़ दिया। ये देख आर्यन ने भी अपनी ऊर्जा से ढके एक तीर को रोनी के तीर के उत्तर में छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों तीर आपस में टकरा गया, जिससे एक धमाका हुआ, जिसके कारण पूरा स्टेज हिल गया। ये देखने के बाद कि आर्यन ने फिर से उसके हमले को विफल कर दिया है, रोनी का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वहीं दूसरी ओर सभी गेस्ट की नजर आर्यन पर ही टिकी हुई थी। ये देख कि सभी गेस्ट आर्यन की ही तारीफ कर रहे हैं, रोनी गुस्से में तिलमिला गया और बोला, आर्यन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कब कहा मुझे छोड़ दो, जो करना है जल्दी कर, मुझे जाना भी है, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुन रोनी ने गुस्से में एक विशेष शक्ति निकाली जो राठौर परिवार के विशेष शक्तियों में से एक था। इसमें रोनी ने 2 स्टार हासिल किए हुए था। ये शक्ति केवल राठौर परिवार के पास ही था। इस शक्ति का नाम था पर्वत भेद बाण शक्ति। अगर इस शक्ति में कोई महारत हासिल कर ले तो इसकी सहायता से अपने से बड़े योद्धा को हराया जा सकता है। लेकिन रोनी ने अभी 2 स्टार ही हासिल किया था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो इसकी सहायता से आर्यन को हरा सकता है। जब आर्यन ने देखा कि रोनी ने कौन सी शक्ति निकली है तो वो मुस्कुराया, लेकिन बाकी लोग परेशान थे। रोनी के पर्वत भेद बाण शक्ति के उत्तर में आर्यन ने चट्टान शक्ति प्रकट की, जिसमें उसने महारत हासिल कर रखी थी। ये देख सभी लोग बातें करने लगे, क्या आर्यन चट्टान शक्ति से पर्वत भेद शक्ति का सामना करेगा? अरे भाई, पर्वत भेद शक्ति पर्वत को भेद सकता है तो ये चट्टान शक्ति से कैसे सामना करेगा? सभी गेस्ट के बीच ऐसी ही बात चल रही थी। वही दूसरी ओर आर्यन के मां परेशान थी। वो बोली, आर्यन इस शक्ति का सामना कैसे करेगा? इस शक्ति से आर्यन ने ये सब कुछ सोच समझ के किया है, आर्यन के डैड बोले। वही पास में खड़े दादाजी के फ्रेंड बोले, आर्यन चट्टान शक्ति की सहायता से पर्वत भेद बाण शक्ति का सामना कर लेगा। ऐसा आप किस विश्वास से बोल रहे हैं? आप नहीं जानते क्या पर्वत भेद बाण शक्ति की ताकत? अखिल बोला, जो वही खड़ा था। तुम वो नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा है। रोनी पर्वत भेद बाण शक्ति में 2 स्टार पर है और आर्यन ने चट्टान शक्ति में महारत हासिल कर ली है। दादाजी के फ्रेंड ने अखिल की बात का जवाब दिया। दादाजी के फ्रेंड की बात सुन सभी लोग आर्यन की ओर देखने लगे। तभी आर्यन और रोनी दोनों ने अपनी अपनी शक्ति छोड़ दी। कुछ ही सेकंड में दोनों शक्ति आपस में टकरा गई, जिससे एक भयानक धमाका हुआ, जिसके प्रभाव से आर्यन और रोनी अपनी जगह से पीछे हो गया। दोनों शक्ति की ऊर्जा आसपास फैल गई, जिसके प्रभाव से कमजोर योद्धा अपनी जगह पर ही गिर गए और जो जल मंडल के ऊपर के योद्धा थे उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। जब रोनी ने देखा कि आर्यन ने पर्वत भेद बाण शक्ति को भी नष्ट दिया, जो रोनी का सबसे शक्तिशाली हमला था, इससे रोनी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। रोनी ने सोचा, ये कैसे संभव है कि कोई चट्टान शक्ति से पर्वत भेद बाण शक्ति को नष्ट कर सकता है? ये सब सोचते हुए रोनी आर्यन की ओर देखा। जब आर्यन ने देखा कि रोनी उसको देख रहा है तो वो मुस्कुराया और बोला, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने ये कैसे किया? तो सुनो, तुम पर्वत भेद बाण शक्ति में 2 स्टार पर हो और मैंने चट्टान शक्ति में महारत हासिल कर ली है। आर्यन की बात सुन रोनी शॉक हो गया है, लेकिन तुरंत होश में भी आ गया और आर्यन को घूरने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका बस चले तो वो आर्यन को जलाकर भस्म कर दे। सभी गेस्ट भी आर्यन का कौशल देख आश्चर्य में थे, लेकिन कुछ लोग उदास और गुस्से में थे। उनमें से सबसे ज्यादा दुखी रोनी के मम्मी और पापा थे। उन्हें अपने बेटे के ऊपर नाज था, लेकिन आज वही बेटा सबके सामने हार रहा था। वही दूसरी ओर आर्यन के मम्मी पापा खुश थे और वही अखिल जोर जोर से ताली बजा रहा था। तभी सभी के कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज आर्यन की थी। सभी लोग आर्यन की बात सुन शॉक हो गए। आर्यन ने कहा था, रोनी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा से लड़ चुका हूँ, जो जल मंडल के 3वें स्तर का योद्धा था। इसलिए तू तो भूल ही जा कि तू मुझे हरा सकता है। ये बात सुन तो रोनी सदमे में चल गया, लेकिन तुरंत होश में आ गया और बोला, क्यों फेंक रहा है आर्यन? आज तक मैंने नहीं सुना कोई योद्धा अपने से एक मंडल ऊपर के योद्धा को हराया हो। नहीं सुना है तो सुन ले, सुनने के साथ देख भी ले, आज वो योद्धा तुम्हारे सामने खड़ा है, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की ये बातें सुन किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी मिस्टर शेखवात अपने बगल में खड़े एक गेस्ट से बोले, क्या आपको विश्वास हो रहा है जो ये लड़का बोल रहा है? पता नहीं ये सच है कि झूठ, लेकिन मुझे तो लगता ये लड़का कुछ भी कर सकता है। साथ वाले गेस्ट ने जवाब दिया। सभी गेस्ट के बीच अलग अलग बातें चल रही थी। किसी को आर्यन की बातों पर भरोसा था और किसी को नहीं था। इन्हीं बातों के बीच आर्यन की आवाज फिर गूंजी। आर्यन बोला, रोनी क्या अभी भी लड़ना है तुम्हें या हार मान रहा है? आर्यन की बात सुन रोनी को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, नहीं अभी मैं और लड़ूंगा। इतना बोल रोनी ने अपनी सारी ऊर्जा एक तीर में एकत्रित करने लगा।
ये देख आर्यन समझ गया ये रोनी का अंतिम हमला है और उसने भी एक तीर में तलवार शक्ति, गज शक्ति और पहाड़ काट शक्ति एकत्रित करने लगा। कुछ ही पल में दोनों हमला करने के लिए तैयार थे। दोनों की तीरें भयानक रोशनी के साथ चमक रही थी। देखते ही देखते दोनों ने हमला कर दिया। कुछ ही पल में दोनों शक्तियां आपस में टकरा गई। उस टकराव से एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण पूरा स्टेज कांप गया। विस्फोट की ऊर्जा के कारण आर्यन बहुत पीछे चल गया, लेकिन रोनी स्टेज के नीचे गिर गया। स्टेज के नीचे खड़े बहुत सारे गेस्ट जमीन पर गिर गए। क्या रोनी हार मान लेगा? एपिसोड 12। इस हमले को देख सभी गेस्ट आश्चर्यचकित हो गए। वही रोनी स्टेज से गिरकर बेहोश हो गया था। ये देख रोनी के मम्मी पापा उसकी ओर दौड़े और जोर से चिल्लाए, रोनी। रोनी के पास पहुंच उन्होंने देखा रोनी बेहोश है, तो रोनी के पापा ने उसे गोद में उठा लिया और घर के अंदर ले गए। आर्यन के लगभग सभी घर वाले अंदर गए। आर्यन ये फाइट जीत चुका था। ये देख आर्यन के मम्मी पापा, दादाजी और भाई सब खुश भी थे और उदास भी। तभी हालात को समझते हुए मिस्टर राठौर ने पार्टी खत्म होने की घोषणा की। पार्टी खत्म की घोषणा सुन सभी अपने घर की ओर निकल पड़े, लेकिन सभी के जुबान पर आर्यन का ही नाम था। कोई खुशी में उसका नाम ले रहे था तो कोई गुस्से में। सभी के जाने के बाद आर्यन की माँ आर्यन के पास आई और बोली, बेटा तू ठीक है न, या कोई दिक्कत है उस जहर से? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी जाना होगा इस जहर को शक्ति में बदलने, आर्यन ने जवाब दिया। ये सुन आर्यन की माँ बोली, बेटा तूने तो बोला था कि तुमने जहर को शक्ति में बदल लिया, लेकिन अब तुम बोल रहे हो जहर को शक्ति में बदलने में। माँ, उस वक्त मैंने जहर से खुद को सुरक्षित किया था, एक जगह एकत्रित करके, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन के डैड, दादाजी और भाई वहीं पर खड़े थे। आर्यन और मिसेस राठौर की बात सुन दादाजी ने कहा, बहू जाने दो, आर्यन को कुछ देर में वापस आ जाएगा। दादाजी की बात सुन मिसेस राठौर बोली, ठीक है आर्यन तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अपनी माँ की बात सुन आर्यन बोला, ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। सबको बाय बोल आर्यन गार्डन से बाहर चला गया। दूसरी ओर आर्यन के माँ, डैड, दादाजी और भाई घर के अंदर चले गए। आर्यन एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंच आर्यन ने अपने ब्रेसलेट को सहलाया, जिससे दरवाजा खुल गया और आर्यन पलक झपकते ही दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही आर्यन अंदर पहुंचा, उसने देखा गुरुजी उसका इंतजार कर रहे थे। आर्यन गुरुजी के सामने जाकर प्रणाम किया। आर्यन के प्रणाम स्वीकार कर गुरुजी बोले, एक्सपेरिमेंट कर आइए अपनी विशेष शक्ति का। अपने गुरु की बात सुन आर्यन बोला, माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पास उस सर्प शक्ति का कोई तोड़ नहीं था, इसीलिए मुझे परिष्कृत शक्ति का प्रयोग किया। आर्यन की बात सुन गुरुजी ने हाँ में सर हिलाया और बोले, ठीक है जाओ और ध्यान करो, ज्यादा देर हुई तो जहर फिर से तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा। गुरुजी की बात सुन आर्यन मंत्रों वाले कमरे में चला गया। दूसरी ओर आर्यन के घर पर माहौल खराब था। रोनी अभी तक बेहोश ही था, क्योंकि रोनी ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था। रोनी को होश में न आते देख रोनी की माँ बहुत परेशान थी। अपने बेटे को होश में न आते देख रोनी की माँ दादाजी से बोली, चाचा जी देखिए आपके लाडले पोते ने क्या किया, मेरा बेटा अभी भी होश में नहीं आ रहा है। थोड़ा रुकने के बाद रोनी की माँ फिर बोली, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं उस आर्यन को नहीं छोड़ूंगी। आर्यन की आंटी ऐसे बोलने की हिम्मत इसलिए कर आप रही थी क्योंकि वो सूर्य मंडल की शक्तिशाली योद्धा थी। उन्होंने एक बार नक्षत्र मंडल के पहले स्तर के योद्धा को हरा दी थी। रोनी की माँ की बात सुन आर्यन की माँ गुस्से में बोली, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो शालिनी की ये सब मेरे बेटे के कारण हुआ है, शायद तुम भूल रही हो। आर्यन को चुनौती रोनी ने दिया था और खतरनाक हमले भी रोनी ही कर रहा था। मेरे बेटे ने तो कुछ किया भी नहीं और तुम बोल रही हो इन सब का जिम्मेदार आर्यन था, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? आर्यन की माँ की बात सुन रोनी के पापा अजय राठौर बोले, भाभी माना कि सारे खतरनाक हमले रोनी ने किए थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उकसाया तो आर्यन ने ही था। रोनी के पापा की बात सुन दादाजी बोले, बस बहुत हो गया, अब सब चुप हो जाओ, पहले डॉक्टर को बुलाओ और रोनी की जांच करवाओ। दादाजी ने इतना बोला ही था कि सभी के कानों में एक धीमी आवाज पहुंची। वो रोनी की आवाज थी। उसको होश आ गया था, लेकिन वो बहुत कमजोर था। रोनी को होश आते देख रोनी की माँ रोनी के पास जा बैठी और बोली, बेटा तू ठीक है न? तुझे होश में आते देख बहुत खुश हूँ, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? अपनी माँ को परेशान होता देख रोनी बोला, माँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, बस थोड़ी कमजोरी है और कुछ नहीं। अपने बेटे की बात सुन रोनी के पापा बोले, रोनी तुम जाओ आराम करो, जिससे तुम खोई हुई ऊर्जा प्राप्त कर लोगे। अपने पापा की बात सुन रोनी ने हाँ में सर हिलाया और अपने रूम की ओर जाने लगा।
दूसरी ओर आर्यन को ध्यान में गए ओरिजिनल दुनिया में 1 घंटे बीत गए थे, यानी आयामी दुनिया में 5 घंटे बीत गए थे। तभी आर्यन ने अपने अंदर एक अजीब ऊर्जा महसूस की। ये ऊर्जा परिष्कृत शक्ति की थी। आर्यन ने इसमें 1 स्टार हासिल कर लिया था। जब आर्यन ने महसूस किया कि उसने परिष्कृत शक्ति में 1 स्टार हासिल कर लिया है तो वो बहुत खुश हुआ और उसने परिष्कृत शक्ति का प्रयोग अपने अंदर के जहर पर करने लगा। धीरे धीरे परिष्कृत शक्ति का प्रभाव जहर पर दिखने लगा और जहर थोड़ा थोड़ा करके आर्यन के सोल वर्ल्ड में जाने लगा। लगभग 2 घंटे बाद आर्यन ने जहर की शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत लिया। अब आर्यन के पास जहर की शक्ति आ गई थी। जहर की शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद आर्यन ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आने के बाद आर्यन गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने जहर की शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया है, अब मैं इसका प्रयोग कैसे करूं? देखो, अब तुम्हें इसका अभ्यास करना होगा। तुम इसका प्रयोग बगैर किसी मंत्र के जरिए कर सकते हो। तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा से नियंत्रित करने का अभ्यास करोगे। जिस दिन तुम जहर की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लोगे तो तुम इस शक्ति को किसी भी आकार में लाकर हमला कर सकते हो, जैसे एक तीर से रूप में, एक विष गोले के रूप में, एक भाले के रूप में आदि। गुरु दिव्यांश ने जवाब दिया। गुरुजी की बात सुन आर्यन बोला, गुरुजी, क्या मैं अभी इसका अभ्यास कर सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो, चलो मेरे साथ आओ, गुरुजी बोले। गुरुजी की बात सुन आर्यन उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ ही देर में गुरुजी आर्यन को एक पथरीले स्थान पर ले गए और बोले, आर्यन, तुम अपने जहर की शक्ति का अभ्यास इन्हीं पत्थरों पर करो। अगर तुम्हें इसका प्रयोग पेड़ पौधों पर किया होता तो वे सभी पेड़ नष्ट हो जाती। चलो अब अभ्यास करना शुरू करो, मैं अब चलता हूँ। गुरुजी के जाने के बाद आर्यन खुद से ही बोला, चलो आर्यन, शुरू हो जा। अगर तुमने अभ्यास के जरिए जहर की शक्ति को अच्छी तरह से संभाल लिया तो मैं जहर की शक्ति का इस्तेमाल हुक्म के इक्के की तरह कर सकता हूँ। इतना सोचते हुए आर्यन ने अपने आंतरिक ऊर्जा की सहायता से जहर की शक्ति को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। कुछ ही पल में बहुत सारी नीली ऊर्जा आर्यन के हाथों में इकट्ठा हो गया। जब आर्यन ने देखा कि नीली ऊर्जा उसके हाथों में इकट्ठा हो गया है तो उसने उस ऊर्जा से बगल के चट्टान पर हमला कर दिया। आर्यन ने महसूस किया कि जैसे ही उसने हमला किया जहर की शक्ति उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। आर्यन उस शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आर्यन चाहता था कि वो जहर की शक्ति को बीच में रोककर कहीं और हमला कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और शक्ति उस चट्टान से टकरा गई जिस पर आर्यन ने हमला किया था। जैसे ही शक्ति चट्टान से टकराई एक भयानक विस्फोट हुआ और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन आर्यन खुश नहीं था और वो मन ही मन बोला, कोई बात नहीं आर्यन, ये पहला हमला था, धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आर्यन ने फिर से जहर की शक्ति अपने हाथों में इकट्ठा के करने लगा। इस बार आर्यन ने थोड़ी सी नीली ऊर्जा इकट्ठा की और बगल के दूसरे पत्थर की तरफ छोड़ दिया। छोड़ने के तुरंत बाद आर्यन ऊर्जा को कंट्रोल करने लगा। कुछ पल कोशिश करने के बाद आर्यन ने नीली ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर पाया और नीली ऊर्जा कंट्रोल से बाहर हो गई और नीली ऊर्जा जमीन से टकरा गई, जिससे एक धमाका हुआ और पथरीले जमीन में दरार आ गई। आज पहली बार आर्यन ने इस तरह शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण आर्यन थक गया था। इसलिए आर्यन अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूँ, अब मैं जाता हूँ। आर्यन की बात सुन गुरुजी बोले, ठीक है, जाओ आराम करो। गुरुजी की बात सुन आर्यन दरवाजे के बाहर निकल गया। आर्यन फिर से सुनसान जगह पर पहुंच गया था और अपने घर की ओर निकल पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया था। जैसे ही आर्यन घर के अंदर गया उसने देखा कि उसकी माँ हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही आर्यन की माँ ने देखा कि आर्यन आ गया है तो मिसेस राठौर बोली, कितनी देर से आया है? क्या कोई इतनी रात तक अभ्यास करता है? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? चल आ जा, खाना खा ले, भूख लगी होगी। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, पार्टी में भी कुछ नहीं खाया। क्या है खाने में? आर्यन बोला। इतना बोल आर्यन खाने की टेबल की ओर जाने लगा। आर्यन की माँ भी आर्यन के पीछे पीछे खाने की टेबल की ओर जाने लगी। टेबल पर पहुंचने के बाद आर्यन की माँ खाने की प्लेट लगाने लगी। जैसे ही खाने की प्लेट लगी आर्यन जल्दी जल्दी खाने लगी। आर्यन को बहुत भूख लगी इसलिए वो जल्दी जल्दी खाए जा रहा था। ये देख आर्यन की माँ बोली, अरे बेटा, आराम से खाओ, खाना भागा नहीं जा रहा है। ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। इतना बोल आर्यन फिर से जल्दी जल्दी खाने लगा। आर्यन की माँ उसे जल्दी जल्दी खाते देख रही थी। खाना खाने के बाद आर्यन बोला, माँ मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थका हूँ। इतना बोल आर्यन अपने कमरे में जाने लगा। तभी पीछे से आर्यन की माँ बोली, आर्यन तू ठीक है ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है?
पीछे घूमकर आर्यन अपनी माँ को देखते हुए जवाब दिया, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता न करो। अपनी माँ को जवाब देकर आर्यन अपने रूम की ओर चला गया। अपने रूम में जाने के बाद आर्यन सीधे अपने बेड पर सो गया। तुरंत ही आर्यन सपनों की दुनिया में खो गया। अगली सुबह आर्यन के रूम के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, जिसके कारण आर्यन की नींद खुल गई। उसने अध खुले आंख से दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर उसके कजिन खड़े थे, जिनमें रागिनी और सोनू भी थे। आर्यन ने देखा कि दरवाजे पर उसके कजिन है तो आर्यन बोला, अरे यार तुम लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ मुझे सोने दो। आर्यन की बात सुने बगैर रागिनी ने आर्यन को दरवाजे से हटा दिया। फिर सभी आर्यन के रूम में चले गए। ये देख आर्यन बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, यार मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हूँ। आर्यन की बात सुन उसका एक कजिन जिसका नाम तेज था, वो बोला, आर्यन तू कितना सोएगा, जानता है सुबह के 9 बजे है। तेज की बात सुन आर्यन हड़बड़ा गया और घड़ी देखने लगा। आर्यन ने देखा घड़ी में सचमुच 9 बजे थे। आर्यन को हड़बड़ाते देख उसके सभी कजिन हंसने लगे। आखिर उसके सभी कजिन आर्यन के रूम में क्यों आए हैं? एपिसोड 13। अपने कजिन को हंसते देख आर्यन बोला, हाँ ठीक है, क्या करूं, कल रात बहुत थक गया था इसलिए ज्यादा देर तक सोया रहा। अब तुम लोग बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन की बात सुन सोनू बोला, कुछ नहीं भाई, हम तो देखने आए कि कल वाले फाइट के बाद आप ठीक तो है। सोनू की बात सुन आर्यन बोला, मैं तो ठीक हूँ लेकिन रोनी का क्या हाल है? वो तो ठीक है। हाँ वो ठीक है, उसके पास भी गए थे, एक कजिन ने जवाब दिया, जिसका नाम आलेख था। आलेख की बात सुन आर्यन ने हाँ में सर हिलाया और बोला, चलो ठीक है तुम लोग जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आर्यन की बात सुन सभी रूम से बाहर जाने लगे। तभी रागिनी हंसते हुए बोली, आर्यन जल्दी आना, फिर से मत सो जाना। हाँ ठीक है, आता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। इतना बोल आर्यन वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद आर्यन वॉशरूम से बाहर आया और रेडी होकर रूम से निकल गया। जैसे ही आर्यन नीचे पहुंचा, उसने देखा दादाजी सोफे पर रोनी के साथ बैठे हुए थे। रोनी को देख आर्यन बोला, कैसे हो रोनी, सब ठीक या कुछ गड़बड़ है? नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, रोनी ने गुस्से में जवाब दिया। आर्यन और रोनी की बातें रोकते हुए दादाजी बोले, आओ आर्यन बैठो मेरे पास। दादाजी की बात सुन आर्यन दादाजी के पास गया और बैठ गया और बोला, तो दादाजी कल वाली फाइट कैसी थी, आपको मजा आया? हाँ मजा आया, बहुत मजा आया, दादाजी ने जवाब दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद दादाजी फिर बोले, आर्यन तुम अपने उस रहस्यमयी शक्ति के बारे में बताओ जिसकी सहायता से तुम सर्प शक्ति से बचे। दादाजी की बात सुन आर्यन चुप हो गया। कुछ सोचकर आर्यन बोला, दादाजी उस शक्ति को परिष्कृत शक्ति कहते हैं, वो एक दुर्लभ शक्ति है। इस शक्ति को हासिल करना बहुत मुश्किल है। आर्यन की बात सुन दादाजी बोले, अगर इस शक्ति को हासिल करना इतना मुश्किल है तो तुमने कैसे हासिल की? दादाजी आपका पोता किसी से कम है क्या? आपको नहीं पता कि मैंने इस शक्ति को हासिल करने में कितनी मेहनत की है? आर्यन ने जवाब दिया। दादाजी फिर बोले, आर्यन तुम्हारे गुरु कौन है, अब भी नहीं बताओगे? नहीं दादाजी मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं उनका नाम उनसे पूछे बगैर नहीं बता सकता, आर्यन ने जवाब दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद आर्यन बोला, लेकिन एक वादा करता हूँ कि मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा कि क्या मैं आपको उनका नाम बता सकता हूँ। ठीक है पूछकर बताना, दादाजी बोले। वही रोनी उन दोनों की बात गुस्से में सुन रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वो बोला, दादाजी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। रोनी के जाने के बाद आर्यन बोला, लगता है रोनी अभी भी गुस्से में है। हार का सदमा लगा है लेकिन संभल जाएगा, तुम चिंता मत करो, दादाजी बोले। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दादाजी बोले, जाओ नाश्ता कर लो। सभी ने नाश्ता कर लिया। दादाजी की बात सुन आर्यन खाने की टेबल की ओर जाने लगा। टेबल के पास पहुंच आर्यन चेयर पर बैठ गया। तभी एक मेड आई और उसने आर्यन को नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद आर्यन अपने दादाजी से बोला, दादाजी घर में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए? माँ भी नहीं है, तुम्हारे डैड और भाई ऑफिस गए हैं और तुम्हारी माँ बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, दादाजी ने आर्यन की बातों का जवाब दिया। ओके बोल आर्यन अपने दादाजी के पास जाकर बैठ गया और बोला, मतलब सब आपको अकेले छोड़कर चले गए? सही बोल रहे हो, सब मुझे घर में अकेले छोड़ चले गए, यहाँ तक तुम्हारे सारे कजिन भी बाहर गए हुए हैं। दादाजी बोले, ठीक है दादाजी, मैं भी चलता हूँ, मुझे अभ्यास करना है। आर्यन बोला, ठीक है तुम जाओ, मुझे भी कहीं जाना है, दादाजी बोले। दादाजी की बात सुन आर्यन अपने कमरे में चला गया। रूम में जाने के बाद आर्यन ने ब्रेसलेट को छुआ, जिससे दरवाजा खुला गया। दरवाजे के खुलने के बाद आर्यन दरवाजे के रास्ते अंदर चला गया।
अंदर जाने के बाद आर्यन ने देखा कि गुरुजी एक किताब पढ़ रहे थे। गुरुजी को किताब पते देख आर्यन बोला, गुरुजी ये किस तरह की किताब है? आर्यन के सवाल सुन गुरुजी बोले, ये किताब बेहतरीन है, लेकिन तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, जाओ ध्यान करो। गुरुजी की बात सुन आर्यन मंत्रों की दीवार वाले कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद आर्यन दिमाग की शक्ति का ध्यान करने लगा। दूसरी ओर गुरुजी अभी भी किताब पढ़ने में लगे हुए थे। किताब पढ़ते पढ़ते गुरुजी ने सोचा, इस लड़के की ट्रेनिंग को और कठिन करना होगा, नहीं तो ये लड़का भी मामूली योद्धा बन के रह जाएगा। बाहरी दुनिया में आर्यन की माँ मार्केट से आ गई थी। आर्यन को नहीं देख मिसेस राठौर ने दादाजी से पूछा, पापा आर्यन कहाँ है? वो दिख नहीं रहा हूँ। वो अपने कमरे में ध्यान कर रहा है, उसे परेशान मत करो, दादाजी ने जवाब दिया। ठीक है, कुछ देर बाद उसके कमरे में जाऊंगी, मिसेस राठौर बोली। इतना बोल मिसेस राठौर अपने काम में लग गई। उनको काम करते करते दोपहर हो गई थी और दोपहर के खाना खाने का वक्त हो गया था, इसलिए मिसेस राठौर आर्यन को खाना खाने के लिए बुलाने चली गई। जब मिसेस राठौर ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ये देख मिसेस राठौर ने फिर से दरवाजा खटखटाया और बोली, आर्यन बेटा खाना खाने का वक्त हो गया है, आ जाओ जल्दी। मिसेस राठौर ने महसूस किया कि रूम के अंदर कोई नहीं है तो उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटा, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब इस बार भी कोई आवाज नहीं आई तो वो घबरा गई और एक नौकर को बुलाए और उसे आर्यन के रूम की चाबी लाने के लिए बोली। कुछ ही देर नौकर चाबी लेकर आ गया। जब नौकर ने गेट खोला तो रूम के अंदर कोई नहीं थी। मिसेस राठौर वॉशरूम के गेट पर आवाज लगाई तो वॉशरूम से कोई आवाज नहीं आई, तो वो परेशान हो गई, क्योंकि दादाजी ने बोला था कि आर्यन रूम में गया है और किसी ने भी आर्यन को बाहर जाते हुए नहीं देखा था। मिसेस राठौर रूम से बाहर गई और सभी नौकरों से पूछा, क्या किसी ने आर्यन को बाहर जाते हुए देखा है? क्या वो कुछ बोल के गया था? नहीं मालकिन, हमने नहीं देखा, आर्यन बाबा को बाहर जाते हुए एक नौकर बोला। नौकरों की बात सुन मिसेस राठौर ने अपना फोन निकाला और आर्यन को फोन करने लगी। कुछ ही पल में रिंग बजने लगी। बहुत देर रिंग बजने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया तो वो फिर आर्यन के रूम में गई और फोन किया। रिंग फिर बजने गई। तभी मिसेस राठौर ने महसूस किया कि रूम से कोई आवाज आ रही थी, तो मिसेस राठौर ने इधर उधर देखी तो उन्हें दिखाई दिया वो मोबाइल की रिंग थी। वो मोबाइल आर्यन की थी। ये देख मिसेस राठौर ने फोन उठा लिया और रूम से बाहर निकल आई और सबसे बोली, आर्यन का मोबाइल तो घर पर ही है, तो आर्यन कहाँ गया? वहीं दूसरी ओर आर्यन को ध्यान में गए घंटों बीत गए थे, लेकिन आर्यन का ध्यान नहीं टूटा था। आर्यन को इतनी देर तक ध्यान में देख गुरुजी ने मन ही मन बोला, आज पहली बार ये लड़का इतनी देर तक ध्यान में है। ओरिजिनल दुनिया में अभी शाम हो गई होगी, वही इस आयामी दुनिया में लगभग 1.5 दिन बीत गए हैं। गुरुजी ये सब मन ही मन सोच ही रहे थे। तभी गुरुजी ने महसूस किया कि आर्यन दिमाग की शक्ति में एक और स्टार हासिल करने वाला है, साथ में आर्यन का शक्ति स्तर बढ़ने वाला है। ये महसूस कर गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो वहां से बाहर निकल गए और उस किताब को फिर से पढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल दुनिया में समय बीत रहा था और परिवार के सभी सदस्य परेशान हो रहे थे। आर्यन को खोजते हुए रात के 1 बज गए थे। सभी लोग और ज्यादा परेशान होने लगे थे। वही आर्यन ने जल मंडल में प्रवेश कर लिया था। अब वो जल मंडल के पहले स्तर का योद्धा बन गया था और उसने दिमाग की शक्ति में 4थे स्टार को हासिल कर लिया था। जब आर्यन ने ये सब महसूस किया तो वो खुश हो गया और गुरुजी से मिलने पहुंच गया। उसको आते देख गुरुजी बहुत खुश होकर उसे देख रहे थे। गुरुजी को अपनी ओर खुशी के साथ देखते हुए देख आर्यन समझ गया कि गुरुजी को पता चल गया है कि मैंने अपने शक्ति स्तर को बढ़ा लिया है। कुछ ही पल में आर्यन गुरुजी के पास पहुंच गया। तभी गुरुजी बोले, आओ आर्यन, बधाई हो स्तर बढ़ने का, अब जाओ घर, सब परेशान हो रहे होंगे। जी गुरुजी, अब मैं जाता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन ने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने घर के अपने कमरे में पहुंच गया और अपने कमरे से निकल गया। जैसे ही आर्यन अपने कमरे से निकल के सीढ़ी की ओर जा रहा था, सीढ़ी की ओर जाते वक्त आर्यन अपने दादाजी के कमरे के पास से गुजर रहा था। तभी उसे दादाजी के कमरे से उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। मिस्टर राठौर दादाजी से बोल रहे थे, पापा अगर आर्यन को कुछ हो गया होगा तो हम आर्यन के दादाजी को क्या जवाब देंगे? अपने पापा की बात सुन आर्यन शॉक हो गया और मन ही मन बोला, ये पापा क्या बोल रहे? दादाजी तो उनके सामने बैठे हैं, फिर ये किस दादाजी की बात कर रहे हैं? आर्यन सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में दादाजी की आवाज पड़ी, तुम चिंता मत करो, आर्यन को कुछ नहीं हुआ है। और रही आर्यन के दादाजी की बात, तो उनको पता होगा आर्यन कहाँ है, तुम उनकी चिंता मत करो। अपने पापा की बात सुन मिस्टर राठौर बोले, पर पापा आर्यन को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे?
हमें लगता है कि आर्यन को सच्चाई बता देनी चाहिए कि वो इस परिवार का बेटा नहीं है। नहीं, अभी नहीं, हम अभी नहीं बता सकते हैं आर्यन को सच्चाई, दादाजी ने जवाब दिया। अपने पापा और दादाजी की बात सुन आर्यन सदमे में चला गया और कुछ देर तक तो वो होश में ही नहीं था, लेकिन कुछ ही देर में आर्यन होश में आ गया और मन ही मन बोला, ये दादाजी क्या बोल रहे हैं? क्या मैं इस परिवार का बेटा नहीं हूँ? तो मैं कौन हूँ और मेरे दादाजी कौन है? मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? पाइप। बहुत सारे सवाल आर्यन के दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी उसके कानों में उसके दादाजी की आवाज सुनाई दी। दादाजी बोल रहे थे, देखो अर्जुन, जब तक आर्यन 16 साल का नहीं हो जाता है तब तक हम आर्यन को कुछ नहीं बता सकते हैं। मतलब हमें 1 साल और आर्यन से ये सच छुपाना होगा कि वो कौन है, मिस्टर राठौर ने बोला। सही बोल रहे, अब तो 1 साल ही सच छुपाना होगा, दादाजी ने जवाब दिया। ये सारी बात आर्यन सुन शौक पे शौक हुए जा रहा था। वो चाह रहा था कि अभी जाकर दादाजी से सारा सच जान ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और मन ही मन बोला, नहीं आर्यन, रुक जा, इंतजार कर जब तक दादाजी खुद सारा सच नहीं बता देते हैं, और दादाजी की बातों के अनुसार बस 1 साल और इंतजार करना है। ये सब सोचने के बाद आर्यन वहां से चला गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, एक नौकर ने उसे देख लिया और उसके पास जाकर उस नौकर ने बोला, छोटे मालिक आप आ गए, सभी लोग परेशान हो रहे थे, मैं उन सबको बुला कर लाता हूँ। नौकर की बात सुन आर्यन ने हाँ में सर हिला दिया और वो खाने की टेबल की ओर जाने लगा। तभी मिसेस राठौर वहां आ गई और चिंता में बोली, आर्यन तुम कहाँ चला गया था? हम कितने परेशान थे। आखिर कौन है आर्यन? एपिसोड 14। आर्यन कुछ जवाब देने ही वाला था, तभी दादाजी और मिस्टर राठौर नीचे आ गए और बोले, आर्यन तुम कमरे में जाने के बाद बाहर कब गए? हम सब कितने परेशान थे। नहीं दादाजी, मैं कहीं नहीं गया, मैं गुरुजी के पास गया था और जाने के बाद ध्यान करने लगा था, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन ने अपनी परेशानी किसी को महसूस नहीं होने दी कि वो दादाजी की बात सुन कितना परेशान है। आर्यन का जवाब सुन दादाजी बोले, लेकिन बता के तो जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। थोड़ा रुक के दादाजी फिर बोले, चलो अब खाना खाने चले। दादाजी की बात सुन सभी खाने की टेबल की ओर चल पड़े। खाना खाने के बाद आर्यन बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, कोई प्लीज परेशान मत करना, मैं बहुत थका हूँ। इतना बोल आर्यन अपने रूम में जाने लगा। तभी उसको अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, आर्यन तू ठीक है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, आर्यन ने जवाब दिया। अपने रूम में जाने के बाद बेड पर लेट गया, लेकिन उसके आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने दादाजी और डैड की बातों को याद कर रहा था। उनकी बातों को सोचकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने मन ही मन बोला, आखिर कौन हूँ मैं? मेरे मॉम डैड कौन है? मैं किस परिवार के हूँ? मेरी पहचान क्या है और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये सब बातें सोचते हुए आर्यन ने ब्रेसलेट को सहलाया, जिससे दरवाजा खुला और आर्यन अंदर चला गया। जैसे ही गुरुजी ने आर्यन को देखा तो सरप्राइज होते हुए बोले, आर्यन तुम यहाँ कैसे? कोई काम था? नहीं गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, आर्यन बोला। परेशान पर क्यों, क्या हुआ? गुरुजी बोले। गुरुजी आज मुझे अपने बारे में कुछ राज पता चला, आर्यन ने जवाब दिया। गुरुजी उत्सुकतावश बोले, कौन से राज मालूम चले, बताओ मुझे। गुरुजी, मैं आज तक जिसे अपना परिवार समझ रहा था वो मेरा परिवार नहीं है, बल्कि मेरा परिवार कहीं और है, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुन गुरुजी चौंकते हुए बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम और ये बात तुम्हें कैसे पता चला? गुरुजी, जब मैं यहाँ से अपने घर गया तब मैंने दादाजी और डैड की बातें सुनी जो मेरे बारे में थी, आर्यन ने उदासी में जवाब दिया। तो तुम्हारे माता पिता कौन है, ये पता चला? गुरुजी ने पूछा। नहीं गुरुजी, ये तो पता नहीं चला कि मेरे माता पिता कौन है, आर्यन ने जवाब दिया। पाइप। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आर्यन फिर बोला, लेकिन दादाजी बोल रहे थे कि जब मैं 16 साल का हो जाऊंगा तब मुझे सारी सच्चाई बताई जाएगी। मतलब तुम्हारे दादाजी को पता है तुम्हारी पहचान? गुरुजी बोले। जी उन्हें पता है मैं कौन हूँ और उन्हें मेरे दादाजी ने ये सब करने के लिए क्यों बोला है, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुन गुरुजी बोले, चलो परेशान मत हो, अगर उन लोगों ने तुमसे ये सब बात छुपाई है तो जरूर कुछ रहस्य होगी। तुम एक काम करो, तुम अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दो। आप सही बोल रहे हैं, जरूर कोई रहस्य है जो समय आने पर पता चलेगा, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुन गुरुजी खुश होते हुए बोले, चलो तुम जाओ, आराम करो और अपने दिमाग को शांत करो, और हाँ, इन बातों की गांठ अपने दिल में नहीं बनने देना, नहीं तो तुम अपने शक्ति स्तर को नहीं बढ़ा पाओगे। ऐसे ही 1 महीने बीत गए। एग्जाम खत्म हुए 1 महीने हो गए थे। सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने पसंदीदा एकेडमी में एडमिशन ले चुके थे। आर्यन ने भी दिव्यकृति एकेडमी में एडमिशन ले लिया था।
रात का समय, आर्यन अपने कमरे में कपड़े पैकिंग कर रहा था, तभी मिसेस राठौर उसके कमरे में आती है। आर्यन को कपड़े पैकिंग करते देख मिसेस राठौर बोली, हो गई पैकिंग, लो ये भी रख लो, इसमें तुम्हारा फेवरेट लड्डू है। आर्यन ने मिसेस राठौर के हाथों से लड्डू वाला डब्बा ले लिया और अपने बैग में रख लिया। डब्बा बैग में रखने के बाद आर्यन बोला, हो गया पैकिंग, माँ कुछ और बचा तो नहीं? मैं कैसे बताऊं, पैकिंग तो तुमने किया है, तुम ही सोचो कुछ बचा है या नहीं, मिसेस राठौर ने जवाब दिया। आर्यन सोचने लगा, फिर बोला, नहीं कुछ नहीं बचा, सब कुछ रख लिया है। ये पैकिंग दिव्यकृति एकेडमी जाने की थी, क्योंकि आर्यन को कल सुबह दिव्यकृति एकेडमी जाना था। जैसे ही मिसेस राठौर देखी कि पैकिंग खत्म हो चुकी है, तो वो बोली, आर्यन अब जाके सो जाओ, कल सुबह तुम्हें निकलना है। हाँ माँ मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी जाओ, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर मिसेस राठौर कमरे से चली गई। मिसेस राठौर के जाने के बाद आर्यन सोने चला गया। अगली सुबह आर्यन एकेडमी जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो सामान लेकर हॉल में आ चुका था, जहां मिस्टर एंड मिसेस राठौर सोफे पर बैठे आर्यन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मिस्टर राठौर ने देखा कि आर्यन आ गया तो वे बोले, आ गए तुम, आओ पहले नाश्ता कर लो फिर निकलते हैं। अपने पापा की बात सुनकर आर्यन खाने की टेबल पर बैठ गया नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद वे तीनों स्टेशन की ओर चल पड़े। जैसे आर्यन स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दादाजी ओमकार सिंह राठौर के साथ उसके चाचा चाची स्टेशन आए हुए थे। उन सबको देखकर आर्यन खुश हो गया। आर्यन खुश होते हुए बोला, दादाजी, चाचा चाची जी, आप लोग भी आए हैं मुझे छोड़ने। इतना बोलकर आर्यन अपने दादाजी के गले लग गया। ये देखकर दादाजी ने आर्यन के सर पर हाथ फेरने लगे और बोले, आर्यन मन लगा के ध्यान करना और खूब तरक्की करना। आर्यन और सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। उस अनाउंसमेंट को सुनकर आर्यन ट्रेन में चढ़ गया और उसके माँ पापा और दादाजी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन के जाने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर ट्रेन की जाने का टाइम हो गया। आर्यन गेट पर आकर सबको बाय बोला। सभी लोगों भी आर्यन को बाय बोले। ट्रेन चल पड़ी अपने गंतव्य की ओर और राठौर फैमिली अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। जैसे ही आर्यन अपने सीट पर गया तो उसने देखा कि उसके बगल वाले सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के को देखकर आर्यन खुश हो गया, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं विजय था, जिसके साथ आर्यन ने लास्ट फाइट लड़ा था। विजय को देख आर्यन बोला, ही विजय कैसे हो? आर्यन को देख विजय बोला, ही मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। ऐसे ही दोनों बातें कर रहा था, तभी एक लड़की वहां आई और वो बोली, ही मैं वैष्णवी हूँ और तुम दोनों का नाम क्या है? मैं आर्यन और ये विजय है, आर्यन ने जवाब दिया। वैष्णवी भी उन दोनों के साथ बैठ गई और तीनों आपस में बात करने लगे। तभी वैष्णवी दोनों लड़कों से पूछती है, तुम दोनों किस एकेडमी में जा रहे हो और तुम्हारा रैंक क्या है? आर्यन और विजय दोनों की आंखें मिली, जैसे कि दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हो कि ये लड़की कौन है जिसे हमारे बारे में नहीं पता है। इतना सोचने के बाद आर्यन वैष्णवी से बोला, क्या तुमने एंट्रेंस एग्जाम में हम दोनों को नहीं देखा था जो ये सवाल पूछ रही हो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो हमें नहीं जानता। आर्यन की बात सुनकर वैष्णवी सोचने लगी, फिर बोली, नहीं यार मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं फाइट करके ध्यान करने लगती थी, इसलिए मैं किसी को नहीं जानती। वाह क्या बात है, फाइट के बीच ध्यान ऐसा कौन करना है? विजय बोला, मैं करती हूँ और कौन, अब बताओ ना तुम दोनों अपने बारे में, वैष्णवी ने जवाब दिया। आर्यन और विजय ने एक दूसरे को देखा, फिर विजय बोला, हम दोनों ने दिव्यकीर्ति एकेडमी में एडमिशन लिया है। आर्यन टॉपर है और मेरा रैंक 5 है। ये सुनकर वैष्णवी शॉक हो गई, लेकिन तुरंत होश में भी आ गई और बोली, आई कांट बिलीव दिस, क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो कि तुम दोनों टॉप 10 के स्टूडेंट हो? हाँ ये सच है, हम दोनों टॉप 10 के स्टूडेंट हैं, आर्यन ने जवाब दिया। ऐसे ही बहुत देर तक तीनों आपस में बात करते रहे। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी स्नैक्स बेचने वाला आया। ये देखकर तीनों ने स्नैक्स खरीदा और खाने लगे। ऐसे ही टाइम बीतता गया और ट्रेन मायावी दुनिया में पहुंच गई। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, सभी स्टूडेंट्स ट्रेन से उतर गए। स्टेशन से बाहर आने के बाद आर्यन, विजय और वैष्णवी एक गाड़ी में बैठकर एकेडमी की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में तीनों एकेडमी पहुंच गए। एकेडमी पहुंचते ही तीनों सबसे पहले हॉस्टल की ओर गए। आर्यन और विजय बॉयज हॉस्टल में गया और वैष्णवी गर्ल्स हॉस्टल में गई। जैसे ही आर्यन और विजय बॉयज हॉस्टल के नोटिस बोर्ड के पास पहुंचे, उन दोनों ने नोटिस बोर्ड पर लिस्ट में अपना रूम नंबर देखा। इत्तेफाक से दोनों का रूम नंबर एक ही था।
रूम नंबर 101 फर्स्ट फ्लोर। ये देखकर दोनों खुश हो गए। फिर दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और रूम की ओर चल पड़ो। जैसे ही आर्यन और विजय अपने रूम में पहुंचे, उन दोनों ने देखा रूम में 3 बेड लगे हुए हैं, जिसमें से एक बेड पर एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के को देख आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया मिलने के लिए और बोला ही मेरा नाम आर्यन है, तुम्हारा रूममेट और तुम्हारा नाम। उस लड़के ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, मैं आदर्श शर्मा हूँ। विजय ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर दोनों ने अपना अपना सामान अलमारी में रखा और फिर तीनों कुछ देर तक आपस में बात की। तीनों दोस्त बन चुके थे। बात करने के बाद आर्यन कपड़े चेंज करके बेड पर गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह आर्यन जब उठा उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उसके दोनों रूममेट सो रहे थे। आर्यन मुस्कुराया और मन ही मन बोला, ये दोनों कैसे अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं, चलो उठा देता हूँ। और वो दोनों को उठाने लगा। तुम दोनों कब तक सोते रहोगे, चल जल्दी उठो नहीं तो दोनों पर पानी डाल दूंगा। इतना सुनते ही विजय और आदर्श हड़बड़ाते हुए उठा और दोनों एक साथ बोल पड़ा, अरे नहीं पानी मत डालना। ये सुनकर आर्यन हंसने लगा और बोला, चलो उठो दोनों नहीं तो सच में पानी डाल दूंगा। इतना बोलकर आर्यन वॉशरूम में चला गया। आर्यन के वॉशरूम में गए 10 मिनट ही हुए थे, तभी आदर्श वॉशरूम के गेट को खटखटाने लगा। साथ में बोल भी रहा था, अरे भाई जल्दी बाहर आ जा, मुझे वॉशरूम यूज करना है, मैं अब और रोक नहीं पाऊंगा, जल्दी निकल। अंदर से आर्यन बोला, आ रहा हूँ, 5 मिनट इंतजार कर। ये सब देखकर विजय हंस रहा था। ये देखकर आदर्श विजय को गुस्से से देख आदर्श को गुस्से में देख विजय ने हंसना बंद कर दिया। तभी आदर्श फिर से दरवाजा पीटने ही वाला था कि दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला आदर्श ने आर्यन के हाथ को पकड़ बाहर खींचा और खुद अंदर चला गया। ये देखकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। कुछ मिनट बाद आदर्श बाहर आया। फिर विजय ने वॉशरूम यूज। तीनों के रेडी होते होते 1:30 हो गए थे। ये देखकर आर्यन बोला, भाई लोग चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर एकेडमी में 10 बजे रिपोर्ट भी करना है, आज पहला दिन है, लेट नहीं करना। आर्यन की बात सुनकर दोनों ने हाँ में हाँ मिलाया और कैंटीन की ओर चल पड़े। हॉस्टल से कैंटीन तक पहुंचने में 7 to 8 मिनट लगते थे। रास्ते में जाते जाते आर्यन बोला, यार मेरे दिमाग में कल से एक बात घूम रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, विजय ने पूछा। हाँ बोल भाई, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, आदर्श हंसते हुए बोला। नहीं कुछ खास नहीं है, रहने दो, आर्यन बोला। नहीं भाई बताना तो पड़ेगा, विजय बोला। आखिर क्या चल रहा है आर्यन के दिमाग में। एपिसोड 15। यार हम लोग जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए आए थे उस वक्त हम लोगों को फ्लैट दिया गया था। मुझे लगा कि अब भी हमें फ्लैट ही मिलेगा, लेकिन इस बार हमें एक रूम दिया गया है। वो फ्लैट कहाँ गया, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर आदर्श बोला, आर्यन वो फ्लैट मायावी थे। दरअसल एकेडमी के पास एक बिल्डिंग का प्रतिरूप है। उस प्रतिरूप को बड़ा किया जा सकता है और जब चाहे छोटा किया जा सकता है। आदर्श की बात सुनकर आर्यन आश्चर्यचकित होकर बोला, अच्छा ये बात है, लेकिन बिल्डिंग प्रतिरूप एकेडमी के पास कहाँ से गया। वो बिल्डिंग प्रतिरूप एकेडमी के पास कहाँ से आया ये तो मुझे नहीं पता, आदर्श ने जवाब दिया। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों दोस्त कैंटीन पहुंच गए। जब तीनों दोस्त कैंटीन पहुंचे तो उन तीनों ने देखा कि पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे। तीनों दोस्त खाना लेने के लिए खाने के काउंटर पर पहुंच गया। खाना लेने के बाद तीनों एक टेबल पर बैठ गया। वो तीनों टेबल पर बैठे ही थे तभी एक लड़कों का ग्रुप वहां आया, जिनमें कुल 6 लड़के थे। उस ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम कबीर मेहता था, उसने घमंड से उन तीनों से कहा, ये तुम तीनों इस टेबल से हटो, ये हमारी सीट है। इतना बोलकर वो ग्रुप आर्यन और उसके दोस्तों को घूरने लगा। जब आर्यन ने महसूस किया कि उन सभी को अपनी ताकत का घमंड है तो आर्यन ने उसके घमंड तोड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि आर्यन ने जान लिया था कि वो तीनों भूमंडल के 8वें स्तर के योद्धा है। इन योद्धाओं को हराना आर्यन के लिए बहुत आसान था, क्योंकि आर्यन पिछले 1 महीने में जल मंडल 2 स्तर का योद्धा बन चुका था। उस ग्रुप के घमंड को देखकर आर्यन उनके घमंड को तोड़ने का निर्णय ले लिया और बोला, अगर हम नहीं गए तो क्या करोगे। ग्रुप का एक और लड़का बोला, जिसका नाम जयंत सिंह था, अगर तुम लोगों ने अभी सीट खाली नहीं किया तो तुम सभी पैरों पर चल के नहीं जा पाओगे यहाँ से। उस ग्रुप का लीडर जो उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो आर्यन को घूरे जा रहा था। तभी उस ग्रुप का लड़का बोला, अभय ये तीनों बड़े घमंडी है, क्या करना चाहिए। उस ग्रुप के लीडर का नाम अभय था। अभय एक पावरफुल खानदान से आता था, इसी बात का घमंड था उसे। इन तीनों को उठाकर बाहर फेंक दो, अभय घमंड से बोला। जैसे ही उस ग्रुप के 3 लड़के आगे बढ़ने लगा, जैसे ही वो तीनों आगे बढ़े,
उन तीनों के सिर में भयंकर दर्द हुआ और वे तीनों सर पकड़ के वहीं बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये देखकर कैंटीन में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। एक लड़का जिसका नाम मयंक था वो बोला, अरे इन तीनों को क्या हुआ, पागल हो गए हैं क्या? अभय बोला, क्या हुआ तुम्हें, चिल्ला क्यों रहे हैं? पाइप। दरअसल आर्यन ने अपने दिमाग की शक्ति का प्रयोग उन तीनों पर किया था, जिसके कारण उन तीनों के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। आर्यन ने पिछले 1 महीने में दिमाग की शक्ति में 5 स्टार हासिल कर लिया था, जिसके कारण एक साथ 3 योद्धाओं पर हमला करना आसान था। लगभग 1 मिनट तक वो तीनों चिल्लाते रहे, फिर आर्यन ने दिमाग की शक्ति का प्रभाव हटा लिया, जिसके कारण वो तीनों शांत हो गए और राहत की सांस ली। दरअसल आर्यन ने 10% ही दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगर आर्यन दिमाग की शक्ति का 50% इस्तेमाल करता तो वो तीनों वही मारे जाते। जब अभय ने देखा तीनों शांत हो गए तो उसने उन तीनों से पूछा, क्या हुआ था तुम तीनों को, क्यों इतना चिल्ला रहे थे? पाइप। ये सुनकर उन तीनों में से एक ने हिम्मत करके बोला, जिसका नाम नितिन था, भाई जैसे ही हम आगे बढ़े हमारे दिमाग में भयंकर दर्द होने लगे, ऐसा लग रहा था कि हमारे सर में विस्फोट हो जाएगा। जब अभय ने नितिन की सारी बात सुनी तो उसने उन 2 बचे लड़के को और देखा, जैसे पूछ रहा हो कि नितिन जो बोल रहा है वो सच है। उन दोनों ने अभय के आंखों की भाषा समझ के हो में सर हिला दिया। अभय ने कहा, किसी ने इन तीनों पर अदृश्य हमला कर दिया था। उसके बाद अभय जोर से चिल्लाया, किसने किया ये अदृश्य हमला, सामने आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अभय को गुस्से में देख आर्यन मुस्कुरा रहा था। जब अभय ने आर्यन को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया, लेकिन उसे शक हो गया था कि वो अदृश्य हमला इसी लड़के ने किया है। दूसरी तरफ आर्यन के दोस्त भी सोच रहे थे कि आखिर इन तीनों पर यह अदृश्य हमला किसने किया, लेकिन जब आदर्श और विजय ने आर्यन को मुस्कुराते हुए देखा तो दोनों समझ गए कि वो अदृश्य हमला आर्यन ने किया था। दूसरी ओर अभय सोच रहा था कि ये लड़का तो नया स्टूडेंट है, फिर ये इन तीनों को कैसे इतना चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है? ये ताकतवर भी नहीं लग रहा है, जरूर ये हमला इन दोनों में से किसी एक ने किया है। हाँ यही होगा, अभय मन ही मन सोच रहा था। अभय का ये सोचने कारण ये भी था कि आर्यन का शक्ति ऊर्जा बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा था। ये सब सोचने के बाद अभय आदर्श और विजय की ओर देखते हुए गुस्से में बोला, तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों में से किसने अदृश्य हमला किया, बताओ, नहीं तो तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर बता दिया तो सिर्फ उसी का बुरा हाल करूंगा, चलो बताओ जल्दी। जब आर्यन ने अभय की बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर आर्यन अभय की ओर देखते हुए बोला, अच्छा तू हमारा बुरा हाल कर देगा, तुम सिर्फ जल मंडल के पहले स्तर के योद्धा हो और धमकी दे रहे हो। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे दोस्तों को इस हालत में किसने पहुंचाया तो सुनो, ये सब मैंने किया है, क्या कर लोगे? ये सुनते ही अभय गुस्से में आ गया और आर्यन की ओर बढ़ने लगे। तभी एक लड़की वहां आई। उस लड़की को देखकर अभय रुक गया और अपने गुस्से को शांत किया। फिर उस लड़की ओर देखते हुए बोला, रुचिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की रुचिका अग्रवाल थी, अग्रवाल परिवार की बेटी। रुचिका एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और रुचिका जल मंडल के दूसरे स्तर की योद्धा थी। रुचिका को बहुत सारे लड़के पसंद करते थे, उन्हीं में से एक अभय था। अभय हमेशा रुचिका को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था। अभय की बात सुनकर रुचिका अभय की ओर देखते हुए बोली, ये कैंटीन है और यहाँ लोग क्यों आते हैं खाना खाने, और मैं भी खाना खाने आई हूँ। तभी रुचिका की नजर आर्यन पर पड़ी और देखते हुए बोली, तुम आर्यन हो, एंट्रेंस एग्जाम टॉपर, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? आर्यन बोला, हाँ मैं आर्यन हूँ। रुचिका खुश होते हुए हाथ मिलने के लिए हाथ बढ़ाई और बोली कि मैं रुचिका हूँ, एक सीनियर स्टूडेंट। ये देखकर आर्यन ने रुचिका से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद रुचिका वही बैठ गई और बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की की दोस्ती कौन ठुकरा सकता है? आर्यन फ्लर्टी अंदाज में बोला। आर्यन और रुचिका को ऐसे खुशी खुशी बात करते देखकर अभय को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, रुचिका तुम इस कमजोर लड़के से क्यों बात कर रही हो? अभय की बात सुन रुचिका बोली, तुम पागल हो, ये लड़का और कमजोर, तुम जानते भी ये कौन है? हाँ ये न्यू स्टूडेंट है, और क्या इसका तो शक्ति स्तर भी नहीं दिख रहा? अभय ने जवाब दिया। अरे बेवकूफ, ये आर्यन है जिसने एग्जाम में टॉप किया है, रुचिका ने जवाब दिया। जब अभय ने ये सुना कि ये आर्यन तो वो अंदर से डर गया, लेकिन उसने किसी को महसूस नहीं होने दिया और बोला, तो क्या हुआ, फिर भी मैं इसे हरा सकता हूँ। अच्छा तो तुम इसे हरा सकते हो तो तुम दोनों फाइटिंग एरिना में जाकर लड़ लो, रुचिका बोली। फाइटिंग एरिना का नाम सुन आर्यन बोला, फाइटिंग एरिना ये क्या है, कुछ बताओ इसके बारे में। दिया। फाइटिंग एरिना एक ऐसी जगह है
जहां कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को फाइट की चुनौती दे सकता है, रुचिका ने जवाब। कुछ पल रुकने के बाद फिर रुचिका फिर बोली, फाइटिंग एरिना में सब फाइट तो कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी को जान से मार नहीं सकता है। अगर कोई फाइट न करना चाहे तो, आदर्श ने पूछा। हाँ, मना कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने फाइट करने से मना कर दिया तो आप हमला नहीं कर सकते, रुचिका ने जवाब दिया। रुचिका की बात सुन विजय खुश होते हुए बोले, अरे वाह, ये कमाल की जगह है, हमें वहां जाना चाहिए। विजय की खुश होने की वजह ये थी कि कोई भी व्यक्ति फाइट के जरिए भी अपने शक्ति स्तर को बढ़ा सकता है और यहाँ तो लड़ने की आजादी थी। रुचिका की बातें सुन आर्यन अभय की ओर देखते हुए बोला, क्या फाइट करना है या डर गए हो? अभय कुछ जवाब देता इससे पहले आदर्श हंसते हुए बोला, क्या बोल रहे हो आर्यन, ये क्या लड़ेगा तुमसे, ये तो फट्टू है। आदर्श की बात सुन अभय गुस्से में आ गया और बोला, मैं लड़ूंगा तुमसे, और तुम्हें हराने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिलना दोपहर में फिटिंग एरिना में। जरूर, हम जरूर आएंगे, विजय ने जवाब दिया। विजय की बात सुन अभय अपने दोस्तों के साथ वहां से गुस्से में चला गया। अभय को गुस्से में जाते देख रुचिका बोली, संभल कर रहना आर्यन, ये लड़का अपने स्तर के योद्धाओं में बहुत खतरनाक है। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा इसे, आर्यन ने जवाब दिया। सभी बात कर ही रहे थे, तभी सभी के कानों में घंटी आवाज सुनाई दी, जिसे सुन नए स्टूडेंट तो चौंक गए। तभी रुचिका बोला, ये घंटी इशारा है सभी स्टूडेंट को अपने अपने क्लास में पहुंचने का, जल्दी चलो नहीं तो सजा मिलेगी। रुचिका की बात सुन सभी स्टूडेंट कैंटीन से निकलकर अपने क्लासरूम की ओर निकल पड़े। नए स्टूडेंट के लिए आज उनका पहला क्लास कुछ खास नहीं था। वैसे वो कोई क्लास नहीं था, बल्कि आज सभी स्टूडेंट को ये बताना था कि कौन किस ग्रुप का स्टूडेंट है। दरअसल एकेडमी में 4 ग्रुप थे, दिव्यांश ग्रुप, भैरवी ग्रुप, वेद ग्रुप और वीर ग्रुप। सभी ग्रुप के नाम एकेडमी के संस्थापक के नाम पर रखे गए थे। किस स्टूडेंट को किस ग्रुप में जाना है, ये उनके लक पे डिपेंड करता था। अभी स्टूडेंट को एक बोलने वाली मूर्ति के सामने खड़ा किया जाता था, फिर वही मूर्ति निर्णय लेती थी कि कौन सा स्टूडेंट किस ग्रुप में जाएगा। सभी स्टूडेंट एकेडमी के हॉल में पहुंच गए। पहुंचने के बाद आर्यन ने देखा लगभग सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल वहां मौजूद थे। जब प्रिंसिपल ने देखा कि सभी स्टूडेंट आ गए हैं तो प्रिंसिपल सिंह अपनी जगह पर खड़े हुए और बोलना शुरू किया, डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सभी स्टूडेंट्स ने सहमति में सर हिलाया। उसके बाद प्रिंसिपल सिंह फिर बोले, आगे की जानकारी आपको प्रोफेसर माया देगी। प्रिंसिपल सिंह की बात सुन प्रोफेसर माया अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आप लोग जो ये मूर्ति देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट बारी बारी से इसके पास आकर खड़े होंगे। उसके बाद पता चलेगा कि कौन किस ग्रुप में जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लड़की आई। उस लड़की का नाम आरती था। जैसे ही वो मूर्ति के सामने गई, मूर्ति के आंखों से एक तेज प्रकाश निकलकर आरती पर पड़ी। वो प्रकाश आरती को पूरी तरह स्कैन कर रहा था और फिर मूर्ति से आवाज आई, भैरवी ग्रुप। ऐसे ही एक एक करके स्टूडेंट आते गए और मूर्ति उनका ग्रुप चुनता गया। अब बारी थी आदर्श की। जैसे ही आदर्श मूर्ति के सामने गया, उसके साथ भी वैसा ही हुआ। मूर्ति ने आदर्श को स्कैन किया और बोला, दिव्यांश ग्रुप। आखिर आर्यन किस ग्रुप में जाएगा, जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।